हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कहानी में बने रहें और अंत तक देखते रहें। बहुत ज़्यादा थक गया था डॉक्टर रॉबिन। अभी अभी भाभी का ऑपरेशन करके वह अपने कमरे में लौटा था। दरवाजे पर भैया खड़े थे। उनकी सफ़ेद हुई जा रही आंखों को देखकर वह उन्हें ढांढस बंधा न सका। भैया के कंधे पर हाथ रखने का हल्का सा प्रयास मात्र करके रह गया था। टेबल लैंप की रोशनी बुझाकर आराम कुर्सी पर बैठना उसे अच्छा लगा था। वह सोच रहा था कि अगर भाभी न बच सकी तो भैया जरूर उसे हत्यारा कहेंगे। भैया कहेंगे कि रॉबिन ने बदला निकाला है। भैया ऐसा न सोचे, वह यह मान नहीं सकता। उन्होंने पहले डॉक्टर आशीष को भाभी के ऑपरेशन के लिए बुलाया था। डॉक्टर आशीष अचानक दिल्ली चले गए थे। इसके बाद भैया ने डॉक्टर मौर्य को बुलाने की कोशिश की थी, पर जब वे भी न मिले तो अंत में मजबूर होकर उन्होंने डॉक्टर रॉबिन को ही स्वीकार कर लिया था। ऑपरेशन टेबल पर लेटने से पहले भाभी आंखों में आंसू लिए भैया से मिल चुकी थी, मानो यह उनका अंतिम मिलन हो। उसने भाभी को बार बार ढांढस दिलाया था, भाभी आपका ऑपरेशन जरूर सफल होगा। किंतु भीतर ही भीतर भाभी उसका विश्वास न कर सकी थी। और भैया कैसे उस पर विश्वास कर लेते। वे तो आजीवन भाभी के पदचिन्हों पर चलते रहे हैं। डॉक्टर रॉबिन जानता है कि आज से 25 वर्ष पहले जहर का जो पौधा भाभी के मन में उग आया था, उसे वह स्नेह की पैनी कुल्हाड़ी से भी नहीं काट सका। वह यह सोचकर संतुष्ट रह गया था कि संसार की कई चीजों को मानव चाहकर भी समाप्त करने में असमर्थ रहता है। जहर के इस पौधे का बीजारोपण भाभी के मन में उनकी शादी के समय हुआ था। तब रॉबिन 10 वर्ष का रहा होगा। भैया की बारात बड़ी धूमधाम से नरसिंहपुर गई थी। उसे दूल्हा बने भैया के साथ घोड़े पर बैठने में बड़ा आनंद आ रहा था। आने वाली भाभी के प्रति सोच सोचकर उसका बालक मन हवा से बातें कर रहा था। माँ कहा करती थी, रॉबिन, तेरी भाभी आ जाएगी तो तू रोली का मुकाबला करने के काबिल हो जाएगा। यदि रोली तुझे अंग्रेजी में चिढ़ाएगी तो तू भी भाभी के सारे अर्थ समझकर उसे जवाब दे देना। वह सोच रहा था, भाभी यदि उसका पक्ष लेंगी तो बेचारी रोली अकेली पड़ जाएगी। उसके बाद मन को बेचारी रोली पर रह रह कर तरस आ रहा था। भैया का ब्याह देखने के लिए वह रात भर जागा था और घूंघट ओढ़े भाभी को लगातार देखता रहा था। सुबह बारात के लौटने की तैयारी होने लगी थी। विवाह के अवसर पर नरसिंहपुर के लोगों ने सप्रेम भेंट के नाम पर वर वधू को बर्तन, रुपए और अन्य कई किस्मों की भेंटें दी थी। बर्तन और अन्य उपहार तो भाभी के पिताजी ने दे दिए थे, किंतु रुपयों के मामले में वे अड़ गए थे। इस बात को रॉबिन के पिता ने भी तूल दे दिया। भाभी के पिता का कहना था कि वे रुपए लड़की के पिता के होते हैं, जबकि रॉबिन के पिता कह रहे थे कि यह भी लोगों द्वारा वर वधू को दिया गया एक उपहार है, सो लड़की के पिता को इस पर अपनी निगाह नहीं रखनी चाहिए। बात बढ़ गई थी और मामला सार्वजनिक हो गया था। तुरंत ही पंचायत बैठाई गई। पंचायत में फैसला हुआ कि ये रुपए वर वधू के खाते में ही जाएंगे। इस फैसले से भाभी के पिता मन ही मन सुलग उठे। उस समय तो वे मौन रह गए, किंतु बाद में इसका बदला निकालने का उन्होंने प्रण कर लिया। उनकी बेटी ससुराल से पहली बार 5 दिनों के लिए मायके आई तो उन्होंने बेटी के सामने रोते हुए कहा था, बेटा, तेरे ससुर ने जिस दिन से मेरा अपमान किया है, मैं मन ही मन राख होता हुआ जा रहा हूँ। भाभी ने पिता को सांत्वना देते हुए कहा था, पिताजी, आप रोना धोना छोड़िए। मैं प्रण करती हूँ कि आपके अपमान का बदला ऐसे लूंगी कि ससुर साहब का घर उजाड़ कर धूल में मिल जाएगा। ससुर जी को मैं बड़ी कठोर सजा दूंगी। इसके पश्चात भाभी ने ससुराल आते ही किसी उपन्यास की खलनायिका की तरह शतरंज की बिसात बिछा दी। चालें चलने लगी। वे अकेली थी। सबसे पहले उन्होंने राजा को अपने वश में किया।
भैया के प्रति असाधारण प्रेम की जो गंगा उन्होंने बहाई, तो भैया उसी को वैतरणी समझने लगे। भैया ने पारिवारिक कर्तव्यों की उपेक्षा सी कर दी। रॉबिन को अच्छी तरह याद है कि एक बार वह मोहल्ले के बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था। गुल्ली अचानक भाभी के कमरे में घुस गई थी। वह गुल्ली उठाने से तेजी से लपका। रास्ते में खिड़की थी, उसने अंदर निगाह डाली। भाभी एक चाबी से माथे पर घाव कर रही थी। जब वह दरवाजे से होकर अंदर गया तो भाभी सिर दबाए बैठी थी। उसने बड़ी कोमलता से पूछा, क्या हुआ भाभी? तब वे मुस्कुरा कर बोली थी, कुछ नहीं। वह गुल्ली उठाकर वापस चला गया था। लेकिन शाम को सबके सामने भैया ने रॉबिन को चाटे लगाते हुए कहा था, बेशर्म, गुल्ली से भाभी के माथे पर घाव कर दिया और पूछा तक नहीं। भाभी के इस ड्रामे पर तो रॉबिन सन्न रह गया था। उसके मुंह से आवाज तक न निकली। निकलती भी कैसे? उम्र में बड़ी और आदर करने योग्य भाभी की शिकायत भैया से करके उसे और ज्यादा थोड़े पिटना था। भैया घर के सारे लोगों पर नाराज हो रहे थे कि उनकी पत्नी से कोई भी सहानुभूति नहीं रखता। सभी चुपचाप थे। किसी ने भी भैया से एक शब्द नहीं कहा था। इसके बाद भैया ने पिताजी, माँ और भाई बहनों से बात करना छोड़ दिया था। वे अधिकांश समय भाभी के कमरे में ही गुजारते थे। इसके बाद एक सुबह की बात है, भैया को सुबह जल्दी जाना था। भाभी भैया के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए चौके में आई। चौके में सभी सदस्य बैठे थे। सभी को चाय का इंतजार था। रॉबिन रो रहा था कि उसे जल्दी चाय चाहिए। माँ उसे समझा रही थी, बेटा, चाय का पानी चूल्हे पर रखा है, अभी 2 मिनट में उबल जाएगा। उसी समय भाभी ने चूल्हे से चाय उतारकर नाश्ते की कढ़ाई चढ़ा दी। माँ ने रॉबिन के आंसू देखते हुए कहा, बहू, चाय तो अभी 2 मिनट में बन जाएगी, जरा ठहर जाओ न। इतनी सी बात पर भाभी ने चूल्हे पर रखी कढ़ाई को फेंक दिया। अपना सिर पकड़कर वे नीचे बैठ गई और जोर से बोली, मैं अभी आत्महत्या कर लेती हूँ। तुम सब लोग मुझसे और मेरे पति से जलते हो। इतना सुनकर भैया दौड़े दौड़े आए और भाभी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। वे भी चीखने लगे, अर्चना, तुम इन जंगलियों के बीच में न बैठा करो। खाना अपने कमरे में ही बनेगा। ये अनपढ़ लोग तुम्हारी कद्र करना क्या जाने। भैया के आग्रह पर 4-5 दिनों बाद ही घर के बीच में दीवार उठा दी गई। सारा सामान आधा आधा बांट लिया गया। इस बंटवारे से पिताजी को बहुत बड़ा धक्का लगा था। वे बीमार रहने लगे थे। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र लिख दिया था। भैया केंद्र सरकार की ऊंची नौकरी में थे। अच्छा खासा वेतन उन्हें मिलता था। रॉबिन को याद नहीं है कि विवाह के बाद भैया ने 1 रुपया भी पिताजी के हथेली पर धरा हो। पिताजी को इस बात की चिंता भी न थी। पुरानी संपत्ति काफी थी, घर चल जाता था। एक दिन भाभी के गांव से कुछ लोग आए। गर्मी के दिन थे। रॉबिन और घर के सभी लोग बाहर आंगन में सो रहे थे। अचानक माँ आग आग चिल्लाई। सभी लोग शोर से जग गए। देखा तो घर जल रहा था। पड़ोसियों ने पानी डाला। दमकल विभाग की गाड़ियां आई। किसी तरह आग पर काबू पाया गया। घर का सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया था। घर के नाम पर अब खंडहर बचा था। भैया के हिस्से वाले घर को अधिक क्षति नहीं पहुंची थी। पिताजी ने कमचियों की दीवार लगाकर किसी तरह घर को ठीक किया था। माँ रोती रही। माँ का विश्वास था कि यह करतूत भाभी के गांव से आए लोगों की थी। पिताजी ने माँ को उस वक्त खामोश कर दिया था। बिना प्रमाण के इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं होता। साहूकारी में लगा रुपया किसी तरह एकत्र करके पिताजी ने रॉबिन की दोनों बहनों का विवाह निपटाया था। उस समय रॉबिन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था। माँ को गठियावात हो गया था। वे बिस्तर से चिपक गई थी। पिताजी माँ की सेवा करते रहे, मगर सेवा कहाँ तक करते। दवा के लिए तो पैसे ही नहीं थे। रॉबिन को स्कूल की फीस तक जुटाना बड़ा मुश्किल कार्य था। सो पिताजी ने, जो अब अशक्त और बूढ़े हो गए थे,
एक जगह चौकीदारी की नौकरी कर ली। भाभी को उन लोगों पर बड़ा तरस आया था। वह कहने लगी, रोबिन हमारे यहाँ खा लिया करेगा। माँ के बहुत कहने पर रोबिन तैयार हो गया था। वह पहले दिन भाभी के घर खाने को गया तो भाभी ने उसकी थाली में जरा सी खिचड़ी डाली और स्वयं पड़ोसी के यहाँ गप्पे लड़ाने चली गई। उस दिन वह बेचारा भूखा ही रह गया था। रोबिन ने निश्चय कर लिया था कि अब वह भाभी के घर खाना खाने नहीं जाएगा। इसका परिणाम यह निकला कि भाभी ने सारे मोहल्ले में रोबिन को अकड़बाज की उपाधि दिलाने का प्रयास किया। माँ कई दिनों तक बीमार पड़ी रही और एक दिन चल बसी। रोबिन रोता रह गया। उसके आंसू पोंछने वाला कोई भी न था। पिताजी का अशक्त शरीर इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका। वे भी बीमार रहने लगे। अचानक एक दिन उन्हें लकवा मार गया। रोबिन की पढ़ाई छूट गई। वह पिताजी की दिन रात सेवा करने में जुट गया था। पिताजी कुछ ठीक हुए तो रोबिन ने पास की एक फैक्ट्री में मजदूरी करनी शुरू कर दी। लकवे के एक वर्ष पश्चात पिताजी को हिस्टीरिया हो गया। उसी बीमारी के दौरान वे चल बसे। रोबिन के चारों ओर विपत्तियां ही विपत्तियां थी और विपत्तियों में भया भाभी का भयानक चेहरा उसके कोमल हृदय पर पीड़ाओं का अंबार लगा देता। उसने शहर छोड़ देना ही उचित समझा। एक दिन चुपके से वह मुंबई की ओर प्रस्थान कर गया। वहां कुछ हमदर्द लोगों ने उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए कई बच्चे दिला दिए। रोबिन ने ट्यूशन करते हुए अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। प्रथम श्रेणी में पास होने से उसे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। उसे स्कॉलरशिप भी मिलती थी। फिर एक दिन रोबिन डॉक्टर बन गया। दिन गुजरते रहे। रोबिन ने विवाह नहीं किया। वह डॉक्टर से सर्जन बन गया। फिर उसका तबादला नागपुर हो गया, यानी कि वह फिर से अपने शहर में आ गया। रोबिन ने भैया व भाभी से फिर से संबंध जोड़ने के प्रयास किए थे, किंतु वह असफल रहा था। भाभी घायल नागिन की तरह उससे अभी भी चिढ़ी हुई थी। उन्हें दुख था तो यह कि उन्होंने जिस परिवार को उजाड़ने का प्रण लिया था, उसी परिवार का एक सदस्य पनपने लगा था। रोबिन को भाभी के इस प्रण की भनक लग गई थी, किंतु इससे उसे कोई दुख नहीं हुआ। उसके चेहरे पर हमेशा चेरी के फूल की हंसी थिरकती रहती थी। उसने सोच रखा था कि भाभी के मन में उगे जहर के पौधे को वह एक दिन जरूर धराशायी कर देगा। रोबिन को संयोग से मौका भी मिल गया था। भाभी के पेट में एक बड़ा फोड़ा हो गया था। उस फोड़े को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन जरूरी था। यह संयोग की ही बात थी कि वह ऑपरेशन रोबी को ही करना पड़ा था। वह जानता था कि यदि ऑपरेशन असफल रहा तो भैया जरूर उस पर हत्या का आरोप लगा देंगे। वह अपने कमरे में बैठा इसी बात को बार बार सोच रहा था। उसी वक्त रोबिन के सहायक डॉक्टर सुबोध ने कमरे में प्रवेश किया। हेलो सर, अर्चना जी अब खतरे से बाहर हैं, सुबोध ने टेबल लैंप की रोशनी करते हुए कहा। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई, रोबिन ने कहा। लेकिन आगे भी मरीज की देखभाल बहुत सावधानी से होनी चाहिए। ऐसा ही होगा सर, डॉक्टर सुबोध ने कहा। अर्चना जी के पास एक और नर्स की ड्यूटी लगा दी जाए, रोबिन ने आदेश दिया। अच्छा सर, डॉक्टर सुबोध बोला। एक सप्ताह में रोबिन की भाभी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। हालांकि अभी ऑपरेशन के टाके कच्चे थे, लेकिन उनके शरीर में कुछ शक्ति आ गई थी। रोबिन भाभी से मिलने के लिए रोज जाता था। वह उन्हें गुलाब का एक फूल रोज भेंट करता था। एक महीने बाद भाभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। रोबिन भैया भाभी को टैक्सी तक छोड़ने गया। सारी राह भैया अस्पताल की चर्चा करते रहे। भाभी कुछ शर्माई सी चुप चुप रही। रोबिन ने कहा, भाभी जी मेरी फीस नहीं दोगी? क्या दूं तुम्हें? भाभी के मुंह से निकल पड़ा, सिर्फ गुलाब का एक फूल। रोबिन ने मुस्कुराते हुए कहा। घर पहुंचने के कुछ दिनों बाद ही भाभी के स्वस्थ हो जाने की खुशी में मोहल्ले भर के लोगों को भोज दिया गया।
भाभी सबसे कह रही थी कि मैं बच ही गई, वरना इस खतरनाक रोग से बचने की उम्मीद कम ही होती है। लेकिन भाभी का मन लगातार कह रहा था, रोबिन ने अस्पताल में मेरे लिए कितनी बढ़िया इंतजाम कराया था। मैंने उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु उसने मेरा ऑपरेशन इतने अच्छे ढंग से किया। भाभी बार बार रोबिन को भुलाने का प्रयास करती, किंतु उसकी भोली सूरत और मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाता। वे सोचती, आखिर बेचारे ने मांगा भी क्या, सिर्फ एक गुलाब का फूल। आखिर भाभी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने बाग में से ढेर सारे गुलाब के फूल तोड़े और अपने पति के पास गई। जरा सुनिए, आज के भोज में सारे मोहल्ले के लोग शामिल हैं। यदि रोबिन को भी अस्पताल से बुला लें तो कैसा रहेगा, वरना लोग बाद में क्या कहेंगे। हाँ, कहती तो सही हो, भैया बोले। अभी बुलवा लेता हूँ उसे। एक आदमी दौड़ा दौड़ा अस्पताल गया रोबिन को बुलाने के लिए, लेकिन रोबिन नहीं आ सका। वह किसी दूसरे मरीज का जीवन बचाने में पिछली रात से ही उलझा हुआ था। रोबिन ने संदेश भेज दिया कि वह 1 घंटे बाद आ जाएगा, किंतु मरीज की दशा में सुधार न होने पाने के कारण रोबिन अपने वादे के मुताबिक भोज में नहीं पहुंच सका। भाभी द्वारा तोड़े गए गुलाब जब मुरझाने लगे तो भाभी ने खुद अस्पताल जाने का निश्चय कर लिया। भोज में पधारे सारे मेहमान रवाना हो गए। तब भाभी ने रोबिन के लिए टिफिन तैयार किया और गुलाब का फूल लेकर भैया के साथ अस्पताल की ओर रवाना हो गई। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि रोबिन एक वार्ड में पलंग पर आराम कर रहा है। उसने मरीज को अपना स्वयं का खून दिया था, क्योंकि तुरंत कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी और मरीज की जान बचाना अति आवश्यक था। भाभी को यह जानकारी मिली कि रोबिन ने एक गरीब रोगी को अपना खून दिया है तो उनके मन में अचानक ही रोबिन के लिए बहुत प्यार उमड़ आया। भाभी के मन में वर्षों से नफरत की जो ऊंची दीवार अपना सिर उठाए खड़ी थी, एक झटके में ही भरभरा कर गिर पड़ी। उनके मुंह से निकल पड़ा, रोबिन वास्तव में एक सच्चा इंसान है। भाभी के मुंह से निकली इस हल्की सी प्रेमवाणी को रोबिन सुन नहीं सका। रोबिन ने तो यही सुना। भाभी कह रही थी, रोबिन, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन आश्चर्य है तुम इसके बाद भी भाभी की इज्जत करते हो। हाँ, भाभी, परिवार रूपी मकान का निर्माण करने के लिए प्यार की एक एक ईंट को बड़ी मजबूती से जोड़ना पड़ता है। डॉक्टर होने के कारण मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भाभी के मन में कहीं न कहीं स्नेह का स्रोत छिपा है। मुझे माफ कर दो रोबिन। कहते हुए भावावेश में भाभी ने रोबिन का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे बोली, मैंने तुम्हारा बहुत बुरा किया है रोबिन। मेरे कारण ही तुम्हें घर छोड़ना पड़ा। अगर घर न छोड़ता तो कुछ कर गुजरने की लगन भी न होती। मैं यहाँ का प्रसिद्ध डॉक्टर आपके कारण ही तो बना हूँ। यह कहते हुए रोबिन ने अपने रुमाल से भाभी के आंसू पोंछ दिए। देवर भाभी का यह अपनापन देखकर भैया की आंखें भी खुशी से गीली हो उठी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।